प्यारे बच्चों, वंशागति के आणविक आधार अध्याय में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। इस अध्याय के पहले भाग में हम डीएनए की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि मेंडल का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेषताओं के वंशागति का प्रतिरूप जानने में सहायक था, लेकिन वंशाणु की रासायनिक प्रकृति, जब मार्क मेलन जैसे कि मेंडल उन्हें कहते थे, बहुत समय तक भ्रांतिजनक रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब जानना अत्यंत आवश्यक था कि न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन या दोनों ही एक साथ आनुवंशिक जानकारी के लिए संवाहक हैं या नहीं। ये विवाद इस तथ्य पर आधारित था कि सुकेंद्रिक, जैसे कि हम यूकैरियोटिक कहते हैं, घनसूत्रों में न्यूक्लिक अम्ल के साथ प्रोटीन भी होते हैं और शुरुआती दौर में कई जीव विज्ञानियों का मत था कि प्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल की तुलना में अधिक विविधता होती है और इसीलिए वंशाणु की विविधताओं को इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। समय समय पर हुए कई तरह के प्रयोगों ने यह साबित कर दिया कि अधिकांश जीवों में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जिसे कि हम डीएनए कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, जिसे कि हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे आरएनए कहते हैं, कुछ विषाणुओं में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इस जटिल अणु के एकलक क्या है जिसे कि हम मोनोमर कहते हैं, और ये एकलक किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। हम उन प्रयोगों का भी अध्ययन करेंगे जो आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति को सिद्ध कर देंगे। तो चलिए अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और उसकी संरचना के विषय में बात करते हैं। 1869 में एक स्विस चिकित्सक, जिनका कि नाम फ्रेडरिक माइशनर था, उन्होंने घायल सैनिकों के मवाद में सफेद रक्त कोशिकाओं के केंद्रक नाभिक से एक पदार्थ को अलग किया। पदार्थ में फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक थी और अम्लीय प्रकृति का था। क्योंकि पदार्थ प्रोटीन अपघटन की प्रतिरोधक क्षमता रखता था, मिशनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक प्रोटीन नहीं बल्कि यह अनुभव किया कि उन्होंने एक नए पदार्थ की खोज की है। चूंकि पदार्थ केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस से उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। उसी न्यूक्लिन की पहचान बाद में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के रूप में हुई। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे कि हम आरएनए कहते हैं, नामक एक अन्य पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बाद में खोजा गया था। अधिकांश जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ विषाणु जैसे कि तंबाकू मोज़ेक वायरस, जिसे कि हम टीएमबी भी कहते हैं, या फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु जो कि एचआईवी एड्स फैलाता है, उसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। डीएनए एक द्विसूत्री कुंडलिनी तंतु में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, यानी कि पॉलीमर्स है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं, जो जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आमतौर पर सुकेंद्रिक यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम सुकेंद्रिक जीवों कहते हैं, उनकी कोशिकाओं के केंद्र में मौजूद होता है। डीएनए की कुछ मात्रा कोशिका अंग जैसे कि सूत्रगणिका और हरित लवक, जिसे कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्लांट्स में होती हैं, पौधों में, उसमें भी पाया जाता है। अकेंद्रिक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में एक संगठित केंद्रक मौजूद नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है, तथा इन जीवों में डीएनए केंद्रक के क्षेत्र में पाया जाता है और कोशिकाओं द्रव्य में स्थित प्लास्मिड में मौजूद होता है। जीवों की जैविक जानकारी को संग्रहित करने वाले डीएनए की लंबाई का अनुमान विभिन्न तरीकों से लगाया जा सकता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है, जैसे कि अभी हमने जाना। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करती है कि उसमें कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो जुड़ के एक लंबा बहुलक जो है वो बनाते हैं। ये किसी भी जीव की विशेषता होती है। हर जीव में डीएनए का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए ये उसकी विशेषता है कि उसमें कितना डीएनए का साइज है, और ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर
जीवाणुभोजी, जिसे हम लैम्डा 174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जीवाणुभोजी लैम्डा में 48,502 क्षार जुगम और एस्चेरिचिया कोलाई में लगभग 4 लाख क्षार जुगम व मनुष्य के अनुमित डीएनए में लगभग 3 लाख क्षार जुगम हैं। आइए अब हम इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे। जीवाणु में स्थित प्लाज्मिड डीएनए की तुलना में आनुवांशिक जीनोमिक डीएनए छोटा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल एक बहुलक है, जैसा कि अभी हमने पीछे जाना, जो एकलक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एकलक जुड़े होते हैं, जिनको हम मोनोमर भी कहते हैं। डीएनए तंतु लड़ में दोहराए जाने वाली इकाइयां एकलक न्यूक्लियोटाइड कहलाती हैं। एक दूसरे से सटे हुए या आसन्न न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसे कि हम अबंध कहते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। इसलिए डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं, एक नाइट्रोजनी आधार, एक पेंटोस शर्करा और एक फास्फेट भावसीय लवण समूह। प्यारे बच्चों, आइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए और आरएनए हम दोनों को साथ साथ मिलेंगे, हम उसका विवरण करते हैं और उसकी रासायनिक संरचना संक्षेप व्यक्त करते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, जैसे अभी हमने जाना, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा जिसे हम शुगर कहते हैं, आरएनए के मामले में राइबोस बोलते हैं और डीएनए के मामले में हम इसको डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे। और एक फास्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्यूरिन्स व पायरिमाइडिन्स। प्यूरिन्स 2 तरह के होते हैं, जिसमें एडेनिन व ग्वानिन होता है, और पायरिमाइडिन 3 तरह के होते हैं, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमाइडिन होता है। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमाइडिन सिर्फ डीएनए में ही मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा 1C यानी कि 1 नंबर के कार्बन जो होता है उसके साथ हाइड्रोक्सिल OH से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और बेद अलग अलग तरह के न्यूक्लियोसाइड जो हैं वो बनते हैं, जैसे कि एडेनोसिन हो गया या फिर डाईऑक्सी एडेनोसिन हो गया डीएनए के लिए, ग्वानिसिन हो गया या फिर डीऑक्सी ग्वानिसिन हो गया, साइटिडिन हो गया या फिर डीऑक्सीसाइटिडिन, व यूरिडिन या फिर थाइमाइडिन जो कि डीएनए में होता है, उसे हम ये कहते हैं। जब फास्फेट समूह फास्फोईस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5C यानी कि 5वें नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड जो होता है, डीएनए के काम में हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। उपस्थित शर्करा के प्रकार पर यह निर्भर करता है कि हम आरएनए की बात कर रहे हैं या हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ये उसका निर्माण करता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3 से 5 की तरफ फास्फोईस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोस शर्करा के 5वें किनारे पर स्वतंत्रता फास्फेट समूह मिलता है, जो अलग ही वहां पे रहता है, जिसे पॉलीफास्फेटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 3 समूह होता है, यानी कि एक तरफ 5 हम बोलते हैं और एक तरफ हम 3 बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का तीसरा जो किनारा, जिसे हम तीसरा किनारा कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फास्फेट से होता है। नाइट्रोजनी क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है, जो आधार से प्रक्षिप्त होता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की 2 जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमिन 5 वाली साइड पे होता है, जिसे कि हम मिथिल यूरेसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम भी है, वो कहते हैं कि जगह पर यूरेसिल मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो उसमें यूरेसिल मिलेगा, अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो उसमें थाइमिन मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डीएनए का द्विकुंडली नमूना, यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। फ्रेडरिक मिशन न्यूक्लियन की खोज
आनुवंशिक अनुसंधान में एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि घटना मानी जाती है। 1881 में एल्बर्ट कोसल, जो कि एक जर्मन जीव रसायन बायोकेमिस्ट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने न्यूक्लियन को न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पहचाना। इसका रासायनिक नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए दिया गया। डीएनए और आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल भी अलग कर दिए गए। उसके बाद में फोबस लेविन और इरविन चारगफ जैसे वैज्ञानिकों द्वारा बाद में किए गए अनुसंधानों से डीएनए के बारे में नई जानकारी का विवरण सामने आया। लेविन ने खोज की कि वह क्रम जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक स्थित रहते हैं, अर्थात फास्फेट, शर्करा आधार, और जिसको हम आरएनए के रूप में उससे हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट घटक यानी कि राइबोस, शुगर या शर्करा, और डीएनए की अगर हम बात करें तो उसमें डीऑक्सीराइबोस, तथा जिस तरीके से आरएनए और डीएनए अणुओं को एक साथ रखा जाता है। उनके बाद में रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस बिल्किंस ने डीएनए तंतु के उच्च विभेदन रेजोल्यूशन वाले एक्सरे चित्र प्राप्त किए, जो एक कार्कस्क्रू जैसी आकृति का सुझाव देते थे। लाइनस पॉलिंग द्वारा बहुत से प्रोटीन में पाए जाने वाले एक सूत्री अल्फा कुंडलिक वक्रता की खोज ने जीव वैज्ञानिकों को डीएनए के कुंडलिक रूप में समझाने के लिए प्रेरित किया। 1953 में डीएनए के एक द्विसूत्री कुंडलिनी तंतुमय नमूने को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा स्पष्ट किया गया, जिसके लिए उन्हें मॉरिस बिल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रैंकलिन नोबेल पुरस्कार पाने में चूक गए क्योंकि पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है और तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके द्वारा दिया गया डीएनए का नमूना इरविन चारगफ, रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस बिल्किंस के परिज्ञान पर आधारित था। इरविन चारगफ ने निष्कर्ष निकाला कि प्यूरिन की कुल संख्या और पायरिमाइडिन की कुल संख्या आमतौर पर बराबर होती है और वह 1 के बराबर होती है। इस निष्कर्ष को हम चारगफ नियम के रूप में जानते हैं। प्यूरिन की मात्रा पायरिमाइडिन की मात्रा के बराबर है, यानी कि अगर हम बात करें कि एडेनिन व थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर रहता है। चारगफ का नियम, जिसमें यह बताया गया कि वाटसन और क्रिक द्वारा बताए गए नमूने का आधार बना, जिसने संपूरक नाइट्रोजन आधारी के बीच क्षारक युग्म का पुनर्निर्माण लगाया। फ्रैंकलिन और बिल्किंस द्वारा किए गए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कार्य ने प्रदर्शित किया कि 2 शर्करा फास्फेट के आधार जहां पृष्ठवंश अणु के बाहर स्थित रहते हैं। इससे वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए के नमूने की पुष्टि हुई कि शर्करा फास्फेट के आधार जहां पृष्ठवंश ने द्विकुंडलिनी नमूने का गठन किया था, जो कि प्रतिसमांतर है, यानी कि डीएनए द्विकुंडलिनी में शोर एक स्थित एक डीएनए तंतु शोर पर स्थित संपूरक डीएनए तंतु के साथ जुड़ा होता है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित अधिकांश जीवित कोशिकाओं में सबसे पाए जाने वाले संरचना बी डीएनए के रूप में जानी जाती है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना को आमतौर पर जीवों में बी डीएनए के रूप में पाया जाता है। इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से युक्त होता है, जहां आधार का पृष्ठवंश का गठन शर्करा फास्फेट द्वारा किया जाता है। दूसरा, नाइट्रोजनी आधार शर्करा, जिसमें कि फास्फोट आधार पृष्ठवंश के अंदर से बाहर की ओर निकले रहते हैं। दोनों श्रृंखलाओं में प्रतिसमांतर विरोधी वृत्तियां होती हैं, क्योंकि डीएनए में शोर पर स्थित एक डीएनए स्थित अनुश्रिति पूरक डीएनए तंतु के साथ जुड़ा होता है। और तीसरा, फास्फेट समूह क्रमिक न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के समूह में लाते हैं। जब शोर पर स्थित न्यूक्लियोटाइड की शर्करा शोर पर स्थित दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शर्करा को एक दूसरे से जोड़ती है। इस अवस्था के कारण यदि एक श्रृंखला में ध्रुवता 5 से 3 की तरफ है, तो दूसरे में 3 से 5 की तरफ ध्रुवीयता हो जाती है। 2 सूत्र
जहां तंतु में क्षार आधार को हाइड्रोजन अवध, जिसे कि हम H अवध या H बॉन्ड कहते हैं, के एडेनिन विपरीत सूत्र या तंतु के थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन अवधों द्वारा जुड़ा रहता है। अवधों का मतलब बॉन्ड है। उसी तरह ग्वानिन विपरीत सूत्र जहां तंतु के साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन अवधों द्वारा जुड़ा रहता है, और यही इसके उल्टा भी होता है। 2 श्रृंखलाएं दाहिनी ओर से कुंडलित रहती हैं, यानी कि अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाते हैं अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ करके, तब आपका अंगूठा कुंडलित वक्रता के अक्ष को दर्शाता है। अगर आप अपनी उंगलियों को अंगूठे की तरफ घुमाते हैं तब आपकी उंगलियां शर्करा फास्फेट आधार का या उसका पृष्ठवंश को दर्शाता है, जो कि कुंडलित वक्रता को दाहिनी से लपेटे रहती हैं। डीएनए और डीएनए के अन्य रूप दाहिनी ओर से कुंडलित वक्रता है। केवल एक प्रकार के डीएनए को जेड डीएनए कहलाता है, जिसमें बाएं हाथ की ओर से कुंडलित वक्रता होती है। कुंडलित वक्रता की लंबाई कुंडलित वक्रता का एक पूरा मोड़ जो कि 3.4 नैनोमीटर है, तथा एक घुमाव में लगभग 10 क्षारक जुगम होते हैं। कुंडलित वक्रता में एक क्षारक जुगम के बीच की दूरी लगभग 0.34 नैनोमीटर के बराबर है। कुंडलित वक्रता का व्यास 2 नैनोमीटर है। यह स्थिर रहता है क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ जुड़ा रहता है। द्विकुंडलिनी एक क्षारक जुगम का स्तर दूसरे क्षारक जुगम के ऊपर उपस्थित रहता है। इस प्रकार क्षारक जुग का एक दूसरे के ऊपर स्थित रहना तथा हाइड्रोजन अवध के साथ बंधे रहना कुंडलित संरचना को उच्च स्तर की स्थिरता प्रदान करता है। डीएनए के 2 अन्य अनुरूपण हैं जो विशेष मामलों में होते हैं। यह है डीएनए के निर्जलित नमूनों में पाए जाने वाले एक छोटा और एक व्यापक रूप तथा कभी कभार सामान्य क्रियात्मक परिस्थितियों में एडीएनए कहलाता है। बाएं ओर से अनुरूपित जो कि डीएनए का एक क्षणिक रूप है, कुछ जैविक गतिविधियों जैसे कि विषाणु रोगों से सुरक्षा जैसी प्रतिक्रियाओं से बनता है, जेड डीएनए कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, डीएनए एक द्विकुंडलिनी है जिसमें शर्करा फास्फेट पृष्ठवंश मेरुदंड और नाइट्रोजनी आधार हैं, जो कि अंदर की बंधों द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज आणुविक जीव विज्ञान के इतिहास में एक नया मोड़ था। डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं, जो कोशिकाओं के नाभिक के भीतर सकारात्मक रूप से प्रभावित मूलभूत प्रोटीन जिन्हें कि हम हिस्टोन कहते हैं, उनसे वो जुड़ा होता है और उनसे भरा होता है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज ने ग्रिफिथ को एक परिवर्तनकारी सिद्धांत को ढूंढने में मदद की, जो कि जीवाणु के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था, जिसको हम अगले भाग में बहुत अच्छे से जानेंगे। परिवर्तनकारी सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति का खुलासा एवरिए, मैकलॉड और मैकर्थी नामक 3 वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से हुआ था। हालांकि एडीएनए आनुवंशिक पदार्थ है का निर्णायक प्रमाण ब्लैडर प्रयोग से आया था, जिसे अल्फ्रेड हर्शे और मार्शे चेस द्वारा किया गया था, जो कि हम अगले भाग में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसने सारे विवादों को शांत कर दिया था जो कि जीवित जीवों में मौजूद आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति के बारे में थे। डीएनए को सबसे उपयुक्त आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है, जो कि इसकी विशेषताओं के कारण है। मूल सिद्धांत को फ्रांसिस क्रिक द्वारा एक जैविक प्रणाली के भीतर आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो प्रोटीन का निर्माण करता है और जीवित जीवों में एक विशेष चरित्र को व्यक्त करने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इस अध्याय के अगले भाग में हम डीएनए कुंडलिनी का संपेष्टन रूपांतर परिवर्तन सिद्धांत का जैव रासायनिक निरूपण विवरण और आनुवंशिक पदार्थ की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।